हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम लेसन नंबर 7 समुद्र की गतियों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये ज्योग्राफी का चैप्टर है। शुरू करते हैं। पृथ्वी पर लगभग 71% जल एवं 29% क्या है, स्थल है। तो यहाँ पर जल जो है सबसे ज़्यादा है और जो हमारी भूमि है वो 29% है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। इतना सारा पानी होने के कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। महासागरों के रूप में जल की प्रचुरता के कारण हमारी पृथ्वी अनोखी है। महासागरों का जल विभिन्न प्रकार के लवणों की उपस्थिति के कारण इतना खारा होता है कि मनुष्य के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष 3% जल का बहुत बड़ा बर्फ जो भाग जो है बर्फ की परतों, हिमनदों, भूमिगत जलों आदि के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार जल का बहुत कम भाग जो है मीठे जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के उपयोग में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बाद भी हम पानी की कमी का अनुभव करते हैं। आप ग्लोब और मानचित्र पर प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और दक्षिणी महासागर को देखिए। तो यहाँ पर हमें दक्षिणी महासागर, आर्कटिक, तो आर्कटिक महासागर ये वाला है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत, और हिंद महासागर और प्रशांत। प्रशांत ये मतलब जब पृथ्वी पूरी गोल करेंगे तो एक ही है, प्रशांत अलग नहीं है। आगे है दक्षिणी महासागर। तो ये रहा। आगे देखते हैं। क्या आपने किसी तालाब में कभी कंकड़ फेंक कर देखा होगा तो क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि कंकड़ गिरने वाले स्थान में लहरें उठती हैं, किनारे की ओर गति करती हैं। ठीक उसी प्रकार महासागरों का जल स्थिर न होकर सदैव क्या रहता है, गतिशील रहता है। महासागरीय जल की यह गति ऊपर नीचे और अगल बगल लगातार होती रहती है। यह गति कहीं तेज तो कहीं धीमी होती है। महासागरीय जल की इस गति को तरंग, ज्वार भाटा, सागरीय धाराएं और सुनामी के रूप में जाना जाता है। तरंगे समुद्र में तरंगों का जन्म कई कारणों से होता है, परंतु इनमें पवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तरंगे समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण बनती है। जल की सतह से टकराकर पवनें उसे विभिन्न स्थान से उठा देती हैं, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है। इन्हें तरंगे कहते हैं। मौसम की दशा और पवन की गति के अनुसार ये तरंगे उग्र यानी कि ऊंची हो सकती हैं, और समुद्र की तूफानें तरंगे ऊंची और विनाशकारी भी हो सकती हैं। तो यहाँ पिक्चर में विनाशकारी जो है समुद्र की जो हवाएं हैं उसके कारण क्या है, विनाशकारी होती हुई नजर आती हैं। भारत के पूर्वी तट पर चक्रवातों के साथ उठने वाले तरंगों से जनधन की भारी क्षति होती है। इसी कारण चक्रवात आने से पहले रेडियो, दूरदर्शन और समाचार पत्रों आदि के माध्यम से लोगों को सतर्क किया जाता है। आगे देखते हैं। सोचिए, जब ऊंची तरंगे तट से टकराती हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए कितनी ऊंची ऊंची तरंगे हैं। यहाँ तक पूरा घर के ऊपर से है तो क्या है, ये पूरा डूब जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन वापस से सही हो जाएगा। लेकिन उतने समय के लिए हमें क्या है, यहाँ से खाली करना पड़ेगा। जब आपके यहाँ तेज हवा से गति से हवा चले तो उस समय आसपास की किसी नदी या तालाब के किनारे खड़े होकर उसमें उठने वाली तरंगों को देखें। आपने अपने अनुभव को अपनी बुक में लिखना है। आगे देखते हैं। ज्वार भाटा। समुद्र का जल नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता है तथा 2 बार नीचे उतरता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये देखिए, इसको समझते हैं। तो ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु का आकर्षण बल होता है, मतलब अट्रैक्शन बल होता है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा आदि आपस आकर्षण के कारण ब्रह्मांड में समान स्थिति में टिके हुए हैं। सूर्य का आकर्षण बल चंद्रमा की अपेक्षा अधिक है, परंतु पृथ्वी के अत्यधिक निकट होने के कारण चंद्रमा में आकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी के ऊपर पर सूर्य की अपेक्षा अधिक होता है। और सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल को नीचे, मतलब जैसे
ये मान लीजिए ये बहुत बड़ा सागर है, तो यहाँ पर क्या है, समुद्र की लहरें जो है बहुत आगे तक आ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, सागरीय जल के नीचे जब ये पीछे चली जाती हैं तो इसको भाटा कहते हैं, और जब ये आगे की तरफ और आ जाती हैं तो इसको ज्वार कहते हैं। आगे देखते हैं। और तो जो भी समुद्र के किनारे रह रहा होगा उसको ये पता होगा कि दिन के समय क्या है, लहरें पीछे की तरफ चली जाती हैं, और जो रात के समय है में है वो लहरें पास में आ जाती हैं। आगे देखते हैं। परिक्रमा करते हुए जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आते हैं तब सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, अतः उस समय सबसे अधिक ज्वार आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मतलब लहरें जो है सबसे ज़्यादा कब उठती हैं, तो यहाँ पर बताया गया कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक सीध में होते हैं तब क्या है, लहरें बहुत ऊंची जाती हैं। उस समय सबसे अधिक ऊंचे ज्वार होते हैं और इन्हें दीर्घ ज्वार कहते हैं। बृहद ज्वार जो कहते हैं, किनको कहते हैं, ये स्थिति महीने में 2 बार यानी पूर्णमासी और अमावस्या को आती है। इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं, इस तरह से समकोण बनाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिसके कारण निम्न तथा लघु ज्वार आते हैं। यह स्थिति माह के कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी को होती है। आगे देखते हैं। ज्वार भाटा से लाभ। इससे मनुष्यों को व्यापार, मछली पकड़ने तथा नौका संचालन में सहायता मिलती है। ज्वार के समय तट के पास पानी की गहराई बढ़ जाती है, फलस्वरूप बड़े बड़े जहाज बंदरगाहों तक सुरक्षित और आसानी से पहुंच पाते हैं। माल उतारने व चढ़ाने के बाद जहाज भाटे के साथ गहरे सागर में वापस लौट जाते हैं। ज्वार से उठी जल की दीवार नदी के मुहाने से नदी में प्रवेश करती है, जिसे ज्वारीय बोर कहते हैं। इससे जलयान ज्वार नदमुख पत्तनों तक जाते हैं। भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं ज्वार भाटा पर ही निर्भर हैं, जैसे कि गुजरात का कंडला तथा पश्चिम बंगाल का कोलकाता, ऐसे ही बंदरगाह हैं। इन्हें ज्वार नदमुद पत्तन कहा जाता है। और भी जानते हैं। संसार के कुछ प्रमुख बंदरगाह लंदन, हैम्सबर्ग, न्यूयॉर्क, रॉटरडम और शंघाई नदियों के मुहाने पर स्थित है। इनकी स्थिति आप एटलस में जाने और पता करें। आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर क्या है, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य एक लाइन में आते हैं, और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तो यहाँ क्या है, त्रिभुज बनता हुआ नजर आता है। आगे देखते हैं। ज्वार भाटा जो है समुद्र पर बसे किनारों पर कूड़ा कचरा तथा नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी को बहा ले जाते हैं, जिसके द्वारा समुद्र में पाई जाने वाली सीप, कौड़ियाँ, घोंगे और मछलियाँ आदि तट पर आ जाते हैं। तो आपने अगर समुद्र के किनारे गए होंगे तो आपने बहुत सारे सीप वगैरह आपने देखे होंगे, जिनसे उन्हें पकड़ने में आसानी होती है। ज्वार भाटा में जल विद्युत का उत्पादन भी हो सकता है। फ्रांस, इटली, रूस, कनाडा, जापान में ज्वारीय विद्युत का ही उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। महासागरीय जल धाराएं। तो महासागरीय जल की गतियों में धाराएं सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं। इनके द्वारा महासागरों का जल हजारों किलोमीटर तक बहा लिया जाता है। महासागरों में एक निश्चित दिशा में नदी की तरह बहते जल को महासागरीय धारा कहते हैं। ये धाराएं कम चौड़ी और तेज गति चलने वाली होती हैं। इनकी गति 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, लेकिन कभी कभी महासागरों का जल एक चौड़े और धीमी गति से बहने वाले प्रवाह का रूप ले लेते हैं। इनकी गति 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। क्रियाकलाप। आप अपने परिवेश में बहने वाली नदी का अवलोकन वर्षा तथा ग्रीष्म ऋतु में कीजिए। दोनों ऋतुओं में नदी के जल प्रवाह में जो अंतर दिखाई दे उसे कारण सहित अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना। आगे है। महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति पृथ्वी के गूढ़ जल के तापमान
और खारेपन में विभिन्नता के कारण होती हैं। महासागरीय जल के तापमान के आधार पर सागरीय धाराएं दो प्रकार की होती है, एक गर्म धाराएं और एक ठंडी जल धाराएं। जो जल धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं उनका जल गर्म होता है, अतः उन्हें गर्म धाराएं कहते हैं। उसी प्रकार जो धाराएं ध्रुव के ठंडे की ओर यानी कि भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं तो उनको क्या है, उनके जल का तापमान कम होता है, अतः उन्हें ठंडी जलधारा कहते हैं। आगे देखते हैं प्रशांत और अटलांटिक महासागरों में धाराओं का तुलनात्मक चार्ट यहाँ पर है। इन पर धाराओं का अपनी उंगली से फेर कर उनकी स्थिति जानिए। तो यहाँ पर और देखते हैं गल्फ स्ट्रीम जलधारा, यह अटलांटिक महासागर की एक प्रमुख गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के मेक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। आगे चल के पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर यह अचानक पूर्व की ओर मुड़ जाती है और यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचती है। आगे है यह गर्म जलधारा के प्रभाव से यूरोप का उत्तर पश्चिमी तट सर्दियों से भी जमने नहीं पाता, जबकि उत्तरी अमेरिका और उत्तर पूर्वी तट पर बर्फ से जम जाता है। इसी कारण यूरोप महाद्वीप के सभी बड़े बंदरगाह वर्ष भर क्या है, आवागमन के लिए खुले रहते हैं। तो यहाँ पर मैप दिया गया है। यहाँ पर एक रेड लाइन है और एक क्या है, ब्लैक लाइन। ब्लैक लाइन वाली है वो सब ठंडी धारा है, मतलब अब ये देखिए साउथ पोल की तरफ जा रही हैं। और जो यहाँ पर हमने देखा था, इसको समझ लेते हैं। ये जीरो लाइन है हमारी विषुवत, ये वृत्त, इसके ऊपर यहाँ और इसके यहाँ पर जो जाएंगी, अब देखिए ये जो है ये इस तरफ जा रही हैं, यानी कि इस तरफ आ रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, सूर्य की किरणें क्या है, सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण क्या है, यहाँ पर गर्म जल धाराएं होंगी और जो बाहर की तरफ होंगी वो ठंडी होंगी। तो यही था, यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली जो है वो क्या है, गर्म रेखाएं हैं। और यहाँ पर है भूमध्य रेखा की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं वो गर्म जल धाराएं हैं। और क्या है यहाँ पर, और जो ध्रुवों की ओर से, मतलब यहाँ पर साउथ नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि और ये मान लीजिए ये 0 डिग्री है और जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, इस ओर तो क्या होगी, यहाँ से चलने वाली क्या होंगी, गर्म होंगी। और यहाँ पर आगे है इनके भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं और ये वाली ये क्या होंगी, यहाँ से चली तो ये क्या होंगी, ठंडी होंगी। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर बहुत समझना जरूरी है। जहाँ से चलेगी, अब ये क्या है, 0 लाइन है, तो यहाँ पे वातावरण क्या है, गर्म है, तो यहाँ से चलने वाली है हवाएं गर्म होगी। और साउथ पोल या नॉर्थ पोल से अगर चलेंगी जो हवाएं, वो क्या होंगी, ठंडी होंगी। आगे देखते हैं। तो ये मैप में ये इस तरह से दिखाया गया है। आगे देखते हैं लेम्ब्रेडोर की धारा, यह एक ठंडी जल धारा है और यह आर्कटिक सागर से प्रारंभ होकर न्यू
फाउलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम जलधारा से मिलती हैं। ये कनाडा के लेब्राडोर यानी कि पठार के पूर्वी तट के किनारे से बहती हैं, अतः इसे लेब्राडोर जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। लेब्राडोर की ठंडी धारा के साथ बर्फ के बड़े बड़े खंड यानी कि आइसबर्ग न्यू फाउंडलैंड तक जाते हैं। सोचिए आइसबर्ग की उत्पत्ति कैसे होती है। क्यूरोशियो यानी कि जलधारा मानचित्र से में देखकर बताएं कि प्रशांत महासागर में उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय धाराएं किस दिशा में बहती हैं। जब उत्तरी विषुवतीय जलधारा यानी कि फिलीपींस के पास मुड़कर उत्तर की ओर बहती है तो क्यूरोशियो जलधारा की उत्पत्ति होती है। ये एक गर्म जलधारा है। जापान तट के पास यह जलधारा पछुआ पवन के प्रभाव में आकर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। ये जलधारा अटलांटिक महासागर की गल्फ स्ट्रीम जलधारा के समान है। यह एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट से चलकर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट तक पहुंचती है। यहाँ उसे कैलिफोर्निया की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। क्यूराइल की जलधारा की बात करें तो ये जलधारा आर्कटिक महासागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाती है। ये एक ठंडी जलधारा है। इसकी तुलना अटलांटिक महासागर की लेब्राडोर जलधारा से की जा सकती है। जब यह क्यूरोशियो की गर्म जलधारा से मिलती है तो वहाँ पर कोहरा पड़ता है जो जलयानों के लिए हानिकारक होता है। गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने से यहाँ समुद्री घासें मिलती हैं जिसे मछलियाँ खाती हैं। इसी कारण यह क्षेत्र मत्स्य उद्योग के लिए विश्व विख्यात है। आगे देखते हैं, यहाँ मानचित्र में देखना और भी देखते हैं जलधाराओं का तटीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो समुद्री जलधाराओं का प्रभाव सबसे अधिक तटीय भागों पर होता है। ये जिन तटीय भागों से होकर बहती हैं अपने स्वभाव यानी कि ठंडी या गर्मी के अनुसार यहाँ के मौसम और जलवायु को प्रभावित करती हैं। यह लाभप्रद और हानिप्रद दोनों प्रकार की हो सकती हैं। जैसे कि गर्म जलधाराओं के ऊपर चलने वाली हवाएं नमी प्राप्त तटीय भागों में क्या कर देती हैं, वर्षा कर देती हैं, जिसके कारण विपरीत ठंडी जल धाराएं वर्षा रोकती हैं, जिससे यहाँ मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं। गर्म जल धाराओं के प्रभाव के कारण ठंडे स्थानों में बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं, जैसे कि यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी तट के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने से इस स्थान पर कोहरा पड़ता है, जिससे जलयानों की क्षति होती है, लेकिन मछलियों के लिए जलधाराओं का यह मिलन आदर्श स्थिति पैदा करता है, क्योंकि यहाँ लैक्टन नामक घास उत्पन्न होती है जो मछलियों का भोजन है। ऐसे भागों में संसार के प्रसिद्ध मत्स्य केंद्र पाए जाते हैं। आगे है ठंडी जलधाराओं में बड़े बड़े हिमखंड बहते हैं, जिससे टकराने पर जलयान क्षतिग्रस्त हो जाती है। आगे अब सुनामी के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो महासागरों में एक अन्य गति सुनामी है। सुनामी जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है विनाशकारी लहरें। समुद्र की तलहटी में भूकंप आने से सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। इसका तटीय भागों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। आपने सुना ही होगा कि भारत के पूर्वी तट पर 26 दिसंबर 2004 में आई सुनामी लहरों से अत्यधिक क्षति हुई थी। आगे समुद्र की तलहटी समान रूप से चपटी नहीं होती है, ये काफ़ी उबड़-खाबड़ होती है। समुद्र के अंदर संसार के अधिकतम लंबाई वाले पर्वत, अधिकतम गहराई वाली खाई तथा विशाल मैदान पाए जाते हैं। समुद्र महाद्वीपीय किनारे से समुद्र की तली तक जो स्वरूप मिलता है उसे क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान तथा महासागरीय गर्त कहते हैं। इसके अलावा और भी अनेक आकृतियां मिलती हैं, जैसे कटक, पहाड़ी, समुद्री पर्वत, खाइयां, मैदान आदि हैं। पवनों की तरह धाराएं भी उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। आगे है, क्या आप जानते हैं तो विश्व के पानी के कुल भंडार का केवल 1% ही ताजे पानी के रूप में भूमिगत जल विभिन्न जलाशयों, झीलों तथा नदियों आदि में उपलब्ध है। पृथ्वी पर जल चाहे भाप के रूप में वायुमंडल में हो, द्रव के रूप में नदियों, झीलों और समुद्र में, भू सतह के ऊपर, भूमि की सतह पर नीचे, कभी
रुका नहीं रहता। जल द्रव से वाष्प एवं वाष्प से द्रव्य अवस्था में निरंतर एक चक्र में चलता रहता है, जिसे जल चक्र कहते हैं। महासागर में औसत खारापन जो है 35 भाग जो है प्रति हजार होता है। तुर्की की वान झील विश्व की सबसे अधिक खारी झील है। तो तुर्की की वान झील जो है सबसे खारी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार जो है कनाडा के नोवास्कोसिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। कुछ शब्दावली। आइसबर्ग मतलब समुद्र में तैरता हुआ बर्फायु विशाल खंड। ज्वार भाटा क्या है? समुद्री जल स्तर पर प्रतिदिन निश्चित अंतराल पर 2 बार चढ़ना और उतरना, यानी कि ज्वार भाटा होता है। महासागरीय जलधाराएं जो है महासागरों की सतह पर एक निश्चित दिशा में बहने वाली जल सरिताएं हैं। इसको महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा कि किस प्रकार से जो गर्म धाराएं हैं और ठंडी जलधाराएं हैं जो समुद्र में उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण क्या है मानसून और ये वर्षा वगैरह होती है। ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।